हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज के वीडियो का टाइटल है हाउ टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स फॉर अपकमिंग एई एंड जेई एग्जामिनेशंस। तो वीडियो चालू करने से पहले कुछ चीज़ें अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है श्रेयस और हाल ही फिलहाल में जो महाडिस्कॉम की असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जामिनेशन हुई थी तो उसमें मैंने रैंक 6 हासिल किया है। तो अगर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जो है वो टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आपके ऐसे कोई दोस्त है या फिर कुछ जूनियर्स है जो एई और जेई एग्जामिनेशंस की तैयारी में है तो प्लीज़ ये वीडियो को आप उन तक पहुँचा दीजिए। अगर मेरे चैनल को रीच बढ़ेगा तो मुझे भी काम करने का थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कि हाउ टू प्रिपेयर टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर एई एंड जेई एग्जामिनेशंस। तो ये टोटल जो वीडियो रहेगा उसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, एक एग्जामिनेशन जो आप टारगेट कर रहे हैं तो उसको किस तरह से वेरियस स्टेजेस होती है प्रिपरेशन में। ठीक है, तो जैसे हम आगे चलेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहली बात तो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि लगभग 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो एकदम फ्रेशर होता है, तो फ्रेश। सेकंड है कि प्रिपेयरिंग फॉर 6 to 7 मंथ्स, मतलब जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं बट नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, या कि उनके नोट्स इतने अच्छे नहीं है या कुछ दिक्कत हो रही है प्रिपरेशन में जिसके हिसाब से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। यह है सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये है कि प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम और मिसिंग द सिलेक्शन बाय ओनली फ्यू मार्क्स। मेरे ऐसे भी कुछ दोस्त हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था। तो ये सब कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर करके हम ये वीडियो में सबका एक टोटल जो एक टेलर्ड जो रोड मैप रहेगा या फिर टेलर्ड जो अप्रोच रहेगा फॉर क्रैकिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेबस। तो अपना जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टोटल सिलेबस है उसको मैंने 2 पार्ट्स में बाइफर्केट किया है, कंसिडरिंग मोस्ट नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस की। जितना भी मतलब जो भी एग्जामिनेशन है मोस्टली वो प्रेफर करते हैं कि पावर सेक्टर में जो उनका डोमेन है तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हमने लगभग ये देखा है ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में। तो पहली जो कैटेगरी है वो है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स। तो हमें पता ही होगा कि कोर सब्जेक्ट्स में आता है आपका पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क और मेजरमेंट। तो ये जो चारों सब्जेक्ट है ये अपने कोर सब्जेक्ट है, इनकी आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मगअप कर दिया और ऐसा नहीं, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने चाहिए ये सभी सब्जेक्ट्स में। सेकंड कैटेगरी है कि नॉन कोर सब्जेक्ट्स। तो नॉन कोर सब्जेक्ट्स में जैसे कि आपने यहाँ देख सकते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, EMFT और सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो अगर आपने पहले कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, आपको पता होगा कि नॉन कोर सब्जेक्ट्स का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो हम कोई भी एग्जाम अगर टारगेट करेंगे तो उस एग्जाम का फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एनालाइजिंग द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चंस आए थे, हमारी जो स्टडी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफाइन नहीं हो पाएगी। अपना टाइम चला जाएगा और हम ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि जो शायद एग्जाम में आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो पहली स्टेप है कि प्रॉपरली एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स अकॉर्डिंग टू अवर टारगेट एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो, आपका BHEL का एग्जाम हो, आपका PGCIL का एग्जाम हो, फर्स्ट स्टेप है कि प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए आपको जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, पहली चीज़ तो कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है कि जो लगभग काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पहला है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, देन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। ठीक है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नॉन टेक्निकल क्या है। हर एक एग्जाम का नॉन टेक्निकल का पैटर्न अलग अलग होता है। तो अब थोड़ा आगे चलेंगे कि रिसोर्सेज, तो हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए फॉर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट रिसोर्स है वो है टेक्स्ट बुक। आप सभी को पता ही होगा, टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप है जिसमें आपको ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, विच इज़ अ मोर देन इनफ रिसोर्स फॉर क्रैकिंग अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट you take the subscription of text book and prepare accordingly. Second are the telegram groups. There are many telegram groups. You can just search on the telegram कि कौन सी जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, you can just search it and you can get n number of channels regarding that particular examination. Third is previous year question paper के जो बुक्स है, previous year books. तो पहला है जो कि काफ़ी फेमस है कि YCT का जो AE और JE का बुक आता है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। YCT मतलब यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक्स आते हैं, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर ये दोनों के लिए 2 अलग अलग बुक्स है। इसके 2 वॉल्यूम्स है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा बुक है। इसमें पूरा कंसोलिडेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनका विद सॉल्यूशन आपको आंसर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि YCT कर लिया, 10 बार कर लिया, 15 बार कर लिया, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन है वो थोरो आपको अंडरस्टैंड करके उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा अगर सेम क्वेश्चन थोड़ा अगर वो घुमा फिरा के अगर वो पूछ लेता है तो उसको भी आपको टैकल करते आना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे दिन तो रहे नहीं कि डायरेक्ट आपको 1 मार्क का 1 लाइनर क्वेश्चन वो एग्जाम में दे देगा, तो ऐसा
अभी मतलब रेयरली ऐसा होता है, तो आप YCT का बुक आप खरीद सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सेकंड इज़ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप AE लेवल की एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो उसमें जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चन है, जो मोस्टली 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप प्लीज़ लेंदी न्यूमेरिकल जितने भी है वो आप अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो AE और JEE के एग्जाम्स होते हैं उसमें अपने को कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, तो इसलिए वो ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछे जाएंगे। तीसरा है कि गेट के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि गेट के क्वेश्चन है ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, और उसमें से जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, चाहे वो 1 लाइनर हो, चाहे वो सिंगल स्टेप का न्यूमेरिकल हो, तो आप एक बार इससे ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फ्रेम होता मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा आगे देखेंगे तो जितने भी कोर सब्जेक्ट्स है ये मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं 4 अपने कोर सब्जेक्ट, जैसे कि मैं पहले एक फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट्स। तो आपको मतलब मोस्टली जो भी बंदा प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो ये पता ही होगा 4 सब्जेक्ट के नाम और उनके बारे में। तो यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जिस पे वी शुड फोकस मोर, एंड मतलब जो कि बेसिक जो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो पहला है कि नेटवर्क के जो बेसिक लॉज, KCL, KVL, नोडल एनालिसिस, देन थ्योरम्स, देन RLC के रिगार्डिंग जो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ है तीनों पैसिव एलिमेंट्स की। उसके बाद AC एनालिसिस जिसके अंडर आपका रेजोनेंस वगैरह कवर होता है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3 फेज सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में तो आपको पता ही होगा मेजरली 4 टाइप के मशीन्स है, ट्रांसफार्मर, DC मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, और एक आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो कि है स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन से मतलब ज़्यादातर SSC JEE या फिर जो जूनियर इंजीनियर लेवल के जो एग्जाम्स है वहाँ से स्पेशल मशीन से बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। दूसरा है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में भी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स भी आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। पहले इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट आजकल जो रिसेंट ट्रेंड मैंने एनालाइज किया था तो उसके हिसाब से मेजरमेंट से भी काफ़ी सारे थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जामिनर फ्रेम करने लगा है आजकल। ठीक है, तो उसमें भी बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, उसके बाद जो ब्रिजेस है कि RLC मेजरमेंट के लिए जो भी ब्रिजेस है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और CRO। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एक समराइज़ किया था। आप एक बार जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसका जो भी सिलेबस होगा, जो ऑफिशियल सिलेबस होगा, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए, सो दैट कोई आपका उसमें से पॉइंट मतलब छूट ना जाए। ठीक है, ओके। सो कोर सब्जेक्ट्स का जब भी आप कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करेंगे, सो थरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड थियरी इन ऑर्डर टू सॉल्व बोथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। तो आपको पता ही होगा जो गेट का एग्जाम रहता है तो उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि मैं गेट का प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो उससे मेरा AE JEE एग्जाम तो निकल ही जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। AE और JEE के जो एग्जाम्स है तो उसके लिए आपको थियोरी भी एकदम थोरोली आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल करते जाएंगे, आप सिर्फ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए बोथ स्टेटमेंट बेस्ड, और आपको पता ही होगा जिन्होंने SSC का वगैरह जो लोग एग्जाम देते हैं उनको तो पता ही होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि 1 and 2 करेक्ट, उसके बाद 1, 2 and 3 करेक्ट। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और यही क्वेश्चन है जो भी 3-4 क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन लिस्ट के अंदर ला सकते हैं, और यही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन लिस्ट के बाहर फेंक सकते हैं। सो प्लीज़ आप स्टेटमेंट बेस्ड या फिर जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है आपको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए उसको। उसके बाद है कि डू नॉट मग अप द थिंग्स। तो ये जो है दोस्तों ये आपके कोर सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ मग अप कर लेंगे या कुछ रट्टा मार लेंगे और आपको वो याद हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। फर्स्टली एट फर्स्ट मतलब जब आप लर्निंग स्टेज में रहेंगे तो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअली आप चीज़ों को सीखिए, उसको अप्लाई कीजिए। आप डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देन थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। तो आपको पता ही होगा जो एबिंगहॉस का जो मेमोरी कर्व हम उसको बोलते हैं कि हम जो पहली बार जितना भी याद रखते हैं, जैसे 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 अपना टाइम बीतता जाता है वैसे अपनी जो मेमोरी है, जो भी आपने कंसोलिडेट किया था, तो वो पूरा घटता जाता है। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड प्रीवियसली, ताकि ऐसा ना हो कि 3 सब्जेक्ट स्टडी कर लिया, उसके बाद एक गैप आपने ले लिया उसमें और फिर तीनों के तीनों सब्जेक्ट भूल गए, आप सिर्फ बैक टू जीरो आ गए अगेन। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। कम टाइम में अपने को थोरोली सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके एक अच्छे से कंपनी में जॉब सिक्योर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि नॉन कोर सब्जेक्ट्स। तो नॉन कोर सब्जेक्ट्स में आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, EMFT और सिग्नल साइड सिस्टम्स। उसमें भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो P टाइप, N टाइप, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट, तो वो सब पार्ट है वो आप एकदम थोरोली कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। उसके बाद जितना भी डायोड्स, जितने टाइप ऑफ डायोड्स है, जैसे कि फोटो डायोड हो गया आपका, वेरेक्टर डायोड हो गया, तो उसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरी है आप एक बार उसको गो थ्रू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपका जो रेक्टिफायर्स का पार्ट है, रेक्टिफायर्स, तो उसमें हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, तो इसके रिगार्डिंग आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए। उसके बाद ऑसिलेटर्स,
ऑसिलेटर्स में जितने भी है आपको फार्मूला मिलेंगे, मतलब फार्मूला बेस्ड रहेगा या फिर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरा है कि एम्पलीफायर्स, इसमें है फीडबैक एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। तो आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए ये सभी। और अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम है, मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर पॉसिबल होगा मैं एक वीडियो के रिगार्डिंग एक छोटा सा मैराथन सेशन अगर मेरे को लेना पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ओवरऑल वो सब्जेक्ट, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा वरना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, EMFT, और इसमें भी देखो EMFT और सिग्नल सिस्टम, ये जो 2 सब्जेक्ट है, तो ये 2 सब्जेक्ट में आप देखिए कि इसको कम से कम टाइम में करने का आप ट्राई कर दीजिए। या फिर आपके पास हैंडबुक रहेगा या फिर कोई शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो उसी में से आप ये 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर दीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। इसमें और एक सब्जेक्ट मिसिंग है जो कि है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम्स रहते हैं तो उसमें UE से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको मगअप ही करना पड़ेगा। इसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ भारी कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है, तो आपको प्योर रट्टा ही मारना पड़ेगा। ऐसे भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे कि जहाँ पे अगर आप एक बार मगअप करेंगे तो आपको मतलब उस सब्जेक्ट में ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कि नॉन कोर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो पहली चीज़ है कि डू नॉट ट्राई टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफरेंस बुक लेके बैठेंगे, पूरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन वही रेफरेंस बुक पढ़ेंगे। और अगर मैं आपको वो लोगों को पूछूंगा कि इससे क्या पढ़ा, तो उनको मतलब एक कंसेप्ट भी अच्छे से उनको पता नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे, मैं तो रिकमेंड करूँगा नॉन कोर सब्जेक्ट्स के लिए आप कोई भी एक मैराथन अगर आपको अच्छा सा मिलता है यूट्यूब पे तो आप मैराथन फॉलो कर दीजिए। या फिर कोई आपको टेलीग्राम पे अगर किसी भी सब्जेक्ट का, आपको किसी भी एकेडमी का आपको नोट्स मिलते हैं तो डायरेक्टली आप वो नोट से पढ़ लीजिए। रेफरेंस बुक को हाथ मत लगाइए प्लीज़, क्योंकि आप उसमें चले जाएंगे और उलझे रहेंगे, आप बाहर भी नहीं आ पाएंगे उसमें से। दूसरा है कि मेक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स विद फॉर्मूले आफ्टर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों को देखा है कि पहली रीडिंग में ही वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर देते हैं, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, फिर वो उनको पता चल जाता है कि मैंने जितना भी पढ़ा उसमें से तो कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो फिर वो पैनिक हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। और ऐसा नहीं है कि एक बार शॉर्ट नोट्स बना दिया फिर उसको फाइल में लगा दिया और उसको कई कोने में फेंक दिया, ऐसा नहीं है। वो शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, तो उसको आपको बार बार अपडेटेड रखना चाहिए शॉर्ट नोट्स को। थर्ड इसकी मोर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप स्टिक रहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स मैंने देखा है कि वो प्रीवियस ईयर एग्जाम, उनके जो भी प्रीवियस ईयर कंडक्टेड एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग वही सेट फॉर्मेट में वो पेपर सेट करते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, एटलीस्ट कवर द बेसिक्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता है तो आप पूरा उसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है आजकल कि आप अगर एक क्वेश्चन, एक किसी भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन भी अगर आपका रॉन्ग होता है, आपकी रैंक जो है वो लगभग 200-300 से आपकी रैंक फ्लक्चुएट हो सकती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप इग्नोर ना करें, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट का जितना भी बेसिक है, बेसिक चाहे 1 चैप्टर हो 2 चैप्टर हो, बट बेसिक उसमें से कवर कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग शॉर्ट नोट्स। तो मैं बार बार आपको यही बोलते आ रहा हूँ कि आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने ही चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से जितनी बढ़िया और जितनी इफेक्टिव रिवीजन होती है, बार बार आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके खोलेंगे, वो देखेंगे कि 100 पेजेस 200 पेजेस की आपकी कॉपी रहेगी और वो उसको कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में मेरे एक शॉर्ट नोट जो मैंने खुद बनाया है, उसकी मैंने एक डेमो मैंने यहाँ पे दिया है कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैं हमेशा जब भी शॉर्ट नोट्स बनाता था पूरे पेज को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता था और उसमें मैं छोटा छोटा करके जितना भी शॉर्ट नोट है वो लिखता था। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर मैंने ये रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के रिगार्डिंग जो भी थियरी है मैंने यहाँ पे थियरी कंप्लीट कर दी, उसके बाद मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता था। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ी है, बट मैं थोड़ी स्पेस छोड़ देता था, किस लिए कि मैं बाद में अगर मैं कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँगा या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा और मुझे ये सेम रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के रिगार्डिंग मेरे को जो भी पॉइंट मिलेगा मैं वो पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करके रखूंगा, जिससे मैं जब भी ये रिवाइज करूंगा मेरे को अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही वो डेटा मैंने मेरे शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप अपने शॉर्ट नोट्स आप शेयर कर दीजिए या फिर, तो गाइज मैं बताता हूँ कि मैं अगर शेयर कर भी दूँ तो आपको उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो खुद के शॉर्ट नोट्स है वो हमारे मतलब दिमाग में एज अ माइंड मैप वो फिट हो जाना चाहिए कि मैंने ये पेज पे मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने ये जो है ये हाईलाइट करके लिखा था। और अगर आप ट्रस्ट मी, जब भी आप काफ़ी ज़्यादा बार अगर आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो जस्ट आप अगर आंख बंद करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि मेरे शॉर्ट नोट में मैंने ये रेड पेन से मार्क किया था, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है शॉर्ट नोट्स का, कम से कम समय में आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा है कि रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि एक बार शॉर्ट नोट्स करेंगे उसके बाद उसको फेंक दिया, फिर 1 महीने के बाद वही शॉर्ट नोट खोल दिया, फिर जैसा कि वैसा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। जब भी आपको टाइम मिले वो शॉर्ट नोट्स ले लीजिए, आप रिवाइज कर दीजिए। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपको मतलब लगभग मैं खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि 30 से 40 सेकंड में आप जस्ट गो थ्रू कर देंगे पूरा पेज, पूरा जो पेज का इमेज है वो आपके दिमाग में छप जाएगा।
थर्ड इज़ इफ़ यू डू नॉट हैव मच टाइम, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका अभी एग्जाम बहुत करीब है और उनके पास अभी टाइम नहीं है, जिन्होंने शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मेड इजी का एक हैंडबुक आता है, तो मेड इजी का हैंडबुक आप परचेस कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल आपने जितना भी सिलेबस मैंने पहले बताया था तो उससे रिगार्डिंग पूरा शॉर्ट में उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है, जिसमें बेसिक जो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो भी उस बुक में है। सेकंड एक बुक है कि यूथ का कैप्सूल एक बुक है, ये भी काफ़ी यूज़फुल बुक है, तो आप एक बार ये दोनों बुक चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत अच्छा बूस्ट देंगे। थर्ड इज़ प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो खाली थ्योरी रिवाइज करेंगे, और जब मैं उनको पूछूंगा कि आपके टेस्ट सीरीज़ में नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो बोलेंगे पता नहीं यार, मैंने थ्योरी तो इतनी बार पढ़ी है। तो दोस्तों, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार आपको सॉल्व करने हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सुबह बैठ गया, YCT की बुक लेके बैठ गया और 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? सिर्फ 30। तो ऐसा नहीं करना है आपको जो भी है वो टाइम कंस्ट्रेंट प्रैक्टिस करनी है। तो मैं जब प्रिपेयर करता था, मतलब मैं जब प्रिपरेशन करता था, तो मैं क्या करता था, YCT का कोई भी, अगर मान लीजिए मेरे को ट्रांसफॉर्मर्स करना है, ठीक है, YCT से ट्रांसफॉर्मर्स करना है, तो मैं क्या करता था, पहले एक रफ शीट लेता था, वो रफ शीट पे 1 से लेके 50 तक मैं वहाँ पे मार्क कर देता था। और अगर आपने देखा होगा कि YCT का जो बुक है, ऐसा YCT का बुक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के ठीक नीचे आपको इसका आंसर दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, एक अलग से एक छोटी चिट ले लेता था, वो चिट मैं आंसर के ऊपर ऐसे रख देता था और वो मैं हाथ से ऐसे नीचे करके स्लाइड कर देता था, जिसके चलते मेरे को आंसर नहीं दिखते थे। और मैं जितना क्वेश्चन है खाली, वो क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क करता था। और मैं 50 क्वेश्चंस, मतलब एक टाइम दे देता था, मतलब कि 1 घंटा, मान लो अगर 1 घंटा मैंने दिया है तो 1 घंटे में मेरे 50 क्वेश्चन होने ही जाने चाहिए। अगर मेरे को इसमें से 14, 15 जो भी क्वेश्चन है, अगर मेरे को नहीं आता है, मैं उसको उधर ही मार्क कर देता था, बट मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करता था। सेकंड टाइम जब मेरा 50 क्वेश्चन हो जाता था, मैं वापस वो 14 और 15 क्वेश्चन की तरफ आता था, उसको तसल्ली से देखता था, उसको मार्क करता था। अगर वो क्वेश्चन मेरे को लगे कि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उसको अलग से मेरे कॉपी में लिखता था। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड दैट यू शुड एम्फोसाइज मोर, कि मैं मतलब मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं A B, वही स्ट्रेट अवे वो आंसर मगअप करते हैं। बट आपके एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, आपको डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो आप भी अगर ये जो मेथड है ना, ये आप फॉलो करके देख लीजिए। आपको पहले 7-8 दिन तक थोड़ी तकलीफ होगी, बट उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको करेक्ट आते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब आप पेपर में बैठेंगे B और D में कन्फ्यूजन है या फिर A और C में कन्फ्यूजन है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट दिया है कि सॉल्व, मेक मिस्टेक्स, एनालाइज एंड देन अगेन सॉल्व। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये एक प्रोसेस है, और कोई भी पोस्ट अगर हमें वो जॉब चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक रात में आपको ब्रह्मा जी का ज्ञान बता दूंगा और आपका कल जाके वो पोस्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो भी प्रोसेस है उसके लिए टाइम लगता है, यू हैव टू बी पेशेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं 2-3 महीनों से कर रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट यू विल हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो भी कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, आपने सही मेंटोर चूज़ किया है, उसके अंडर उसका जो भी एडवाइस रहेगा आप फॉलो कर दीजिए। मतलब वो मैं बोलता हूँ कि रिलीजियसली फॉलो कर दीजिए। आपके जितने भी डेली टारगेट्स हैं उनको आप अचीव करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आपको डेली जो भी मतलब समझिए कि एक डे है, वो डे को आप कैसे डिवाइड करते थे, मतलब आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए, या फिर कोई भी एग्जाम के लिए आपका आइडियल डे कैसा होना चाहिए, तो इससे रिगार्डिंग अगर आपको और एक ये टॉपिक पे अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए और एक सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अभी जितना भी ये पूरा वीडियो हुआ है, इसमें आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पूछनी होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पर्सनली ट्राई करूँगा आप टू आंसर ईच वन ऑफ योर कमेंट्स, ठीक है। तो मेरे को इतना आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया। और जाने से पहले इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, क्योंकि क्या है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा एक मतलब ऐसा रहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना काम पहुँचे, अपना काम थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो। तो अगर आपको सही में कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के छाप दिया कंटेंट और मेरा नाम लगा के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी है ये पूरा मेरा खुद का बनाया हुआ ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऐसा नहीं मैं कहीं से उठा के यहाँ पे आके सिर्फ स्लाइड बना के बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सच में जेन्युइन लगे कंटेंट तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपके जितने भी जूनियर्स रहेंगे, आपके जितने भी क्लासमेट्स रहेंगे, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि मेरे एफर्ट्स, मेरे को लगे कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।